नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि सभी बहनें स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी। मुख्य सेविका भर्ती में अर्हता को लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा आज हम करेंगे। सभी बहनों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो में की गई वार्ता को तार्किक रूप से समझने का प्रयास करें। वीडियो बनाए जाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। इस बिंदु पर चर्चा करने से पहले मैं कुछ और मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगी जो कमेंट के माध्यम से मेरे पास आए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद है कि सभी लोग सकारात्मक भावनाओं से वीडियो को देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट आए हैं। एक कमेंट मैंने लिया है, मैंने फर्स्ट टाइम आपको वीडियो देखी है, बहुत अच्छा लगा और प्लीज़ बताएं कि 54 ओबीसी फर्स्ट शिफ्ट एनी चांस। देखिए, आप जो भी बहन हैं तो चांस तो बहन सबका है। कारण ये है कि जब तक आयोग रिजल्ट नहीं जारी करता है तब तक कोई भी बंदा आपको ये नहीं बता सकता है कि आपका चांस है या नहीं है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर श्योर है कि आपको डीवी करवाने का मौका अवश्य मिलेगा। अगला कमेंट हमारा जो है वो है कि मैम 54 नंबर ओबीसी, इनका भी सेम कमेंट है, तो आप समझ लीजिए कि वही बात है। और एक कमेंट है, भाई साहब हैं अमित यादव करके, आप हेल्प कीजिए मैम, हम लोगों की मुसीबत में जो साथ देते हैं वही अपने होते हैं। तो बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो मुसीबत में साथ दें तो अपने होते हैं, लेकिन अभी यहाँ कोई मुसीबत आई नहीं है। और ये परीक्षा परिणाम, ये तो एक प्रक्रिया है जो संपन्न होगी जल्द। ये सकारात्मक सोच है और प्रयास भी किया जा रहा है। अब आपकी जो भी मुसीबत हो, भगवान जल्द ही उसको दूर कर दे, ऐसी मेरी कामना है। मैम, मेरा जनरल कैटेगरी फर्स्ट शिफ्ट 50.75 नंबर है, कोई चांस है? प्लीज़ बताएं मैम। देखिए, चांस है या नहीं है ये कोई मैम या सर नहीं बता सकते हैं। डीवी कट ऑफ मेरे द्वारा जो बताया गया है उसको देखते हुए आप उम्मीद कर सकती हैं। डीवी करवाने का आपको मौका अवश्य मिलना चाहिए। और ये 4675 एससी सेकेंड शिफ्ट कैंडिडेट हैं। तो बहन, मैंने जो कट ऑफ बताई है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो आप डीवी कराने की मौका पाएंगी। और मैंने जो कट ऑफ बताई है उसमें नार्मलाइजेशन के बाद का मुद्दा बताया है, यानी कि नार्मलाइजेशन होने के बाद जिसके नंबर उस कट ऑफ के अंतर्गत आएंगे तो उम्मीद की जा सकती है कि आपको मौका मिल जाए। बाकी आयोग का ही अंतिम निर्णय होगा, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये बता रही हैं अभी तो नार्मलाइजेशन होगा, तो बिल्कुल होगा। तो मैंने जो कट ऑफ बताई है वो नार्मलाइजेशन होने के बाद के नंबरों की है ना। एक कमेंट मेरे पास आया, थैंक यू दी, आप जो बता रही हैं कट ऑफ ये रहेगी, मुझे भी उम्मीद है कि रहे यही कट ऑफ तो ज़्यादा अच्छा है। अगला कमेंट हमारा है कि दीदी, हमने वीडियो का रिजल्ट देखकर डर गई हूँ, यानी कि ये वीडियो का रिजल्ट देख करके डर गई हैं। बहन, आप ही नहीं, सभी लोग डरे हुए हैं, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक अलग एग्ज़ाम है और आपका एक स्पेशल एग्ज़ाम है, ठीक है, जिसमें केवल महिलाएं हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद दे रही हैं, इनको भी धन्यवाद है कि हमारा वीडियो देखती हैं। आपके कितने नंबर हैं मैम? बेटा, मेरे चाहे जितने नंबर हों उससे कोई लेना देना नहीं है। और आपकी कट ऑफ आपके नंबरों से बनेगी, मेरे नंबरों से नहीं बनेगी। मगर हाँ, इतना कहेंगे कि नंबर मेरे उतने बुरे भी नहीं हैं और ना ही बहुत ज़्यादा अच्छे। कोई सही नंबर नहीं बताएगी खुद को अच्छा दिखाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए फालतू के नंबर बताएंगे, यही कोई नहीं बता सकता। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो अपनी किरकिरी नहीं कराना चाहता है दूसरे के सामने, ये ह्यूमन नेचर है कि लोग बढ़ा चढ़ा करके ही बातें करते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो सच्चाई में जीते हैं। और ये ट्विटर को लेके कुछ बातें हो रही हैं, आईसीडीएस विभाग का जवाब, देखिए वो सब विभागों के कार्य हैं, वो अपना करेंगे, उनसे कोई जवाब मैंने तो मांगा नहीं, माननीय कोर्ट ने मांगा है। तो जब कोर्ट ने जवाब मांगा है तो वो देंगे ही, क्योंकि कोर्ट से बढ़कर तो कोई है नहीं और दे ही दिया है, ठीक है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण जो कमेंट है, इनका नाम मैं नहीं दिखाऊंगी, ये बोली हैं कि दी, मेरा आपसे पर्सनल मैसेज है, बीटीसी और 2 ईयर होम साइंस वालों का क्या होगा? प्लीज़ दी रिप्लाई, उम्मीद करती हूँ ज़रूर रिप्लाई देंगी। बिल्कुल रिप्लाई देंगे बहन, देना भी चाहिए। और यही मुद्दा गंभीर है, इसी पे मैं बात करने के लिए आई हूँ। ये इनका जो भी कमेंट आया, इस तरह के कमेंट कई सारे आए हैं, मगर मैं यही कमेंट ले रही हूँ मुद्दा स्टार्ट करने के लिए। देखिए, ये आपके सामने नोटिफिकेशन है आयोग का, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसमें आप देख सकती हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं जो आपको जाननी चाहिए, है ना। और इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लगा रखा है। और ये जो नोटिफिकेशन है, इसमें लिखा है कि आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं। अतः सभी परीक्षार्थियों अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाओं हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट को देखते रहें।
ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने ये बताई है जो सबसे महत्वपूर्ण है, 12.21 करके जो पॉइंट नंबर है, आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में, देखिए इसको मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ आपसे, ये वाला जो इनका कमेंट है, ये वाला जो इनका बिंदु है, इसको सबको पढ़ना चाहिए, है ना। इस बिंदु में इन्होंने बताया है कि आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए अभ्यर्थी को चाहिए कि विज्ञापन का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें, ठीक है, करना चाहिए। वह तभी आवेदन करें जब वो आश्वस्त हो लें, ठीक है, इस चीज को लेकर के वो आश्वस्त हो लें कि आवेदन के लिए वो पात्र हैं या नहीं है, अर्ह हैं या नहीं है। यानी कि सारा दारोमदार आप पर डाला है आयोग ने कि आप विज्ञापन को ठीक से पढ़ें, समझें और ये डिसाइड कर लें कि आप इस विज्ञापन को लेकर के अर्ह हैं या नहीं अर्ह हैं, ठीक है। ये वाली बात हो गई। अगला जो पॉइंट मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर पॉइंट नंबर 12.10 में दिया गया है, इसको आप ध्यान से देखिए। अभ्यर्थी के अर्ह अनअर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। इस चीज को भी आप नोटिस करते चलिए। ये 2 पॉइंट हैं जो चर्चा के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहले पॉइंट में आयोग ने ये कहा अपने नोटिफिकेशन में कि आप अपनी अर्हता स्वयं जांच लें, उनका नोटिफिकेशन पढ़ करके। इसके लिए ना तो वो कोई पत्राचार करेंगे, ना आपको अलग से कोई जो है डॉक्यूमेंट जारी करेंगे जिसमें आपको डिफाइन किया जाएगा कि आप अर्ह हैं या अनअर्ह हैं, ठीक है। अभ्यर्थी और निर्णय अंतिम आयोग का ही होगा, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ना कोर्ट, ना सरकार, ना कोई तीसरी पार्टी। इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब जो चर्चा करने का विषय क्या है मैं बता रही हूँ। देखिए ये तो आपका हो गया, आप सबने पढ़ा है। अब मैं जो बात कहने जा रही हूँ, कृपया करके कोई नाराज नहीं होइएगा, इसको तर्क से समझिएगा। जब विज्ञापन आया तो कुछ लड़कियां कला वर्ग और साइंस वर्ग का मुद्दा लेकर के कि बीएससी वाले इन है या नहीं इन है, वो आयोग में जाके धरना प्रदर्शन किए। उसके वजह से 1 साल भर्ती रुकी रही। शासन से जवाब मांगा गया, जबकि आयोग चाहता तो उनको क्या करता कि इंक्लूड कर देता और दोबारा से पोर्टल खोलता और आवेदन लेता, जो आयोग ने किया नहीं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हुई कि कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि बीटीसी और 2 साल वाले, है ना, संबंधित सब्जेक्ट जो उनका है, जो नोटिफिकेशन में दिया गया है, क्या 2 साल वाले एलिजिबल हैं या नहीं है। तो देखिए बहन, सबसे पहली बात जो नोटिफिकेशन में लिखी है कि अर्हता आप स्वयं जांच लें, तो पहले आप ये देखिए कि आप लोग परेशान क्यों हैं, संशय में क्यों हैं। कहीं ना कहीं पर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपने फॉर्म भी भरा है, 1 साल मेहनत भी की है, परीक्षा भी दी है, अच्छे नंबर भी आए हैं, तब भी आप संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पर 1% डाउट है कि शायद मैं अनअर्ह हूँ, यानी मैं अर्हता को पूरा नहीं करती हूँ। तो मेरा एक सजेशन आपको ये है कि जब आप 1.5 साल बर्बाद कर ही चुके हैं तो 6-7 महीने और बर्बाद होने हैं, वो भी कर लीजिए। चूंकि अंतिम निर्णय आयोग का ही है, तो आप उतना समय उधर बर्बाद किए, इतना इधर बर्बाद किए हैं, ठीक है। तो अब आयोग का ही फैसला आ जाने दीजिए। डीवी में तो आप एलिजिबल हैं ही, डीवी करा लीजिएगा। डीवी के बाद आएगा फाइनल रिजल्ट, आपका हो जाएगा तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं और सबकी तरफ से शुभकामनाएं। नहीं होगा तो ये भाई आप ही की जिम्मेदारी है, इसमें ना तो आयोग जिम्मेदारी लेगा ना कोई और लेगा। देखिए अगर बात ये है कि कोई कह दे तो हम एलिजिबल हो जाएं, मेरे कहने से अगर कोई बंदा एलिजिबल हो जाता या किसी और के कहने से कोई बंदा एलिजिबल हो जाता तो इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं था। मैं तुरंत कह देती कि आप सभी एलिजिबल हैं, आप सबका होना चाहिए। देखिए साल भर समय आपने दिया है, मेहनत की है, नंबर भी बहुत बेहतरीन लाई है, सिलेक्शन भी होना चाहिए था। मगर जब अर्हता को ले करके जो संशय आपके दिमाग में बना है, तो ये सोचने का विषय है कि आप संशय में क्यों हैं, आपको यह शंका क्यों है कि आपको नहीं, आपका नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं पर आपको भी पता है, चीजें आप भी जान रही हैं, है ना। और किसी के कहने से आप मानेंगी भी नहीं। अगर मैं कह दूं नहीं आप सब लोग अर्ह हैं, सबको लिया जाएगा, तो बाद में आयोग का कोई फैसला आएगा तो भी आप लोग बाद में, भाई जाहिर सी बात है, हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है ना। और अगर मैं कह दूं कि आप लोग अनअर्ह हैं तो भी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग मानेंगे नहीं। तो मेरी एक सलाह है कि आप सब लोग जब इतना समय इंतजार किए हैं तो थोड़ा और इंतजार करिए। लेकिन एक जो अच्छी बात है वो समझ लीजिए, चाहे अर्ह व्यक्ति हो चाहे अनअर्ह व्यक्ति हैं, दोनों लोगों को मेरी एक सलाह है कि इस भर्ती को दिल से लगा के मत बैठ जाइए, मन को लगा के मत बैठ जाइए, अगली अपनी तैयारी करते रहिए। क्योंकि 2693 लोगों का ही होना है और हाई मेरिट को छोड़ करके लो मेरिट में तो चला नहीं जाएगा, समझ रही हैं। सबसे पहले उन्हीं का होगा जो
उनके हिसाब से हाई मेरिट होगा, मेरे हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से हाई मेरिट होगा, उसका ही सिलेक्शन पहले होगा, है ना। तो 2693 के अलावा बाकी सब लोग आर्य होकर भी अनार्य ही हो जाएंगे। तो इसीलिए जब अभी किसी को पता ही नहीं, अगर आपका 80 नंबर है, 85 नंबर है, तो भी अभी पता तो है नहीं कि आपका सिलेक्शन पक्का है, कितने कैंडिडेट कितने कहाँ पर किस रैंक पर हैं। तो सबको तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि बाद में ये पछतावा ना हो कि मेरा नहीं हुआ। आहारता तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो आहार्य हैं लोग, उसमें भी सबका नहीं होगा, ये समझना चाहिए। और जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि 1.5 साल बर्बाद हो गए हैं, और भी साल बर्बाद होंगे। कुछ लोग तो यहाँ तक मतलब अब क्रेजी हो गए हैं कि वो मानेंगे नहीं, कोर्ट भी जाएंगे। तो जब कोर्ट जाएंगे तो थोड़ा समय और बर्बाद होगा, अपना तो समय बर्बाद करेंगे, दूसरे का भी करेंगे। तो बिल्कुल तैयार रहिए, बिल्कुल डिप्रेशन में मत आइए। ये सभी भर्तियों में होता है, या यूँ कह लीजिए कि भर्ती का एक पार्ट ये भी है। मुझे पता है कुछ लोग वीडियो देख के नाराज हो गए होंगे, मगर अब क्या करें, सबको संतुष्ट किया नहीं जा सकता है। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, अगर लग रहा है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो बिल्कुल कर लीजिए। और अपना कीमती समय यहाँ पर देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।